Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस एसिड बेस केमिस्ट्री की। ठीक है, अब ना ये दोनों चैप्टर्स को कंबाइन इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों चैप्टर्स को लीव कर दिया है, अगर आप ये वाली वीडियो भी पूरी देखेंगे ना, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इतना भी समझेंगे तो भी देयर आर हाई चांसेस कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए पेपर में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की, यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में करवाया है। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स में आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि अगर हमें एसिड बेस तो ईजी लग रहा है, लेकिन अगर हम चाहें कि पूरा पढ़ना है हमें, हम 4 to 5 आवर्स तक आगे तो कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैंने जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर चैप्टर पूरा करवाया था। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब ये ना ऐसा चैप्टर है जहाँ से 2-3 टॉपिक्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन आएगा, जी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता रहता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे जिसने पढ़ रखा होगा, वो इसको पता होगा, वो टिक मार्क करेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मतलब कुछ याद अगर होगा तो आप लगा देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछेंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो अगर आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लीव किया हुआ है, आप इस वाली वीडियो को पूरा देखना, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, एसिड बेस के लिए बहुत शॉर्ट में करवाया है क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बताया गया है। लेकिन अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना और अपना फीडबैक मुझे पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला एफ ब्लॉक, सेकंड एसिड बेस। अब लास्ट टाइम जब आपको मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था तो मैंने आपको बताया था इन दोनों चैप्टर की जो नेट एवरेज वेटेज है वो 10 मार्क्स की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा भी है, तो प्लस चैप्टर छोटे भी हैं। ठीक है ना, तो पहले हम एफ ब्लॉक करेंगे, फिर हम एसिड बेस करेंगे। चलिए पहले एफ ब्लॉक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने यहाँ प्रीवियस ईयर के 4 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया, उनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप नोट कर सकते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैग्नेटिक मोमेंट, कलर स्पेक्ट्रा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, यही टॉपिक बार बार रिपीट भी होते हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक मोमेंट पे, क्या पूछा गया था, तो आपको F10 के लिए पूछा गया था। बहुत ईजी था, आपने कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला आपको आता तो आपने बस वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले को थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एफ ब्लॉक क्या होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एफ ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, इसमें 2 सीरीज होती है, एक होती है हमारी लेंथेनाइट एंड सेकंड होती है हमारी एक्टेनाइट। लेंथेनाइट क्या होती है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4f ऑर्बिटल में है, एंड एक्टेनाइट होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 5f ऑर्बिटल में है। ठीक है, अगर इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो क्या होती है, n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। ओके, अब n-2 f ऑर्बिटल को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो चलिए पहले हम लेंथेनाइट पढ़ेंगे, फिर हम एक्टेनाइट पढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी आपके सामने मैंने यहाँ सभी लेंथेनाइट्स आइंस के नाम लिखे हुए हैं, साथ में उनके मैंने सिंबल लिखे हुए हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। तो आपको इनके सिंबल का आइडिया होना चाहिए, इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, साथ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एग्जाम में क्या होता है, आपको वो ना सिंबल लिख के देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख के देते, तो आपको खुद से लिखनी पड़ती है, इसलिए आपको उसको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसको लर्न करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है और साथ में मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। तो देखिए लर्न कैसे करेंगे आप। लालत है सेलिना, प्रीति एंड पैमेला, तुम पर सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया इसके सिंबल भी है, देख लो। लालत है सेलिना, प्रीति एंड पैमेला, तुम पर सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। ओके, तो इस तरह से आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी याद रखनी पड़ेगी और साथ में सिंबल भी। अब देखिए लेंथेनम में क्या होता है ना, हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है पहले वो 5d में आता है, इसलिए इसको हम d ब्लॉक में लिखते हैं। बेशक इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट से, बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से रिजेंबल करती है, इसलिए इसको हम लेंथेनम को एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। ओके, अब सीरियम में हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन F5d में आएंगे,
प्रोमिथिनम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन F में आएंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे। यूरोपियम में देख सकते हैं हाफ फील्ड है, काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है इसकी, ठीक है। गैडोलिनियम में अगेन 7, एक इलेक्ट्रॉन हमारा D में चला जाएगा। ऐसे करते करते वैसे आप देखो ये टर्बियम के केस में भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4f14। लुटिटियम में अगेन फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा D में चला गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लर्न करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आते हैं प्रॉपर्टी से, पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए जितने में लेंथेनाइट्स होते हैं इनकी एक यूनिफॉर्म और पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है +3। मैक्सिमम लेंथेनाइट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर दो कि कब सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ये। एंड इसका +3 शो करने का रीज़न क्या होता है ना, इसका जो 4f ऑर्बिटल होता है ना, वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होता है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे लेंथेनाइट +2 भी शो करते हैं और कुछ हमारे +4 भी शो करते हैं। अब +2 कौन से शो करते हैं? यूरोपियम +2, ये टर्बियम +2, एंड +4 शो करते हैं सीरियम +4, टर्बियम +4। ओके, अब देखिए मैंने आपको बोला कि इनकी मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है, तो मतलब इनको भी +3 में आना होगा। अब देखिए यूरोपियम +3 में कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये क्या ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, तो ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस केस में आते हैं यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको +3 में आना है, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन करेगा, अपनी दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए एक्ट करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आगे बात करूं CFAC के बारे में, अभी आपको मैंने क्या बताया, जो 4f ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होता है, जिसको हम बोलते हैं डीपली बरीड, जिस वजह से क्या होता है ना, इसको इफेक्ट ही नहीं पड़ता लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो उससे से इसको इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मतलब ये CFAC शो ही नहीं करेगा। डू नॉट पार्टिसिपेट इन CFAC। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आता है मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन भी आया था इस पे, काफी इजी है, कुछ नहीं आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जितने हमारे हैवी एलिमेंट होते हैं ना उनके लिए फॉर्मूला होता है μ = G रूट में J × J+1, वेयर G इज लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। अगर मुझे G की वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है G = 3/2 + S × S+1 - L × L+1 बाय में 2J × J+1। बस इस फॉर्मूले से आप आराम से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इस वे से आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। अभी देखिए आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है Sm+3, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तभी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, इसलिए आपको मैंने बोला कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगर आपको ट्रिक से बताओ तो कैसा, लालत है सनीना एंड लालत है सनीना, 1 सेकेंड, लालत है सनीना, प्रीति एंड पेमेला तुम पर सैम, ठीक है। आगे अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f 6 5d 0 6s 2, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से मैंने कैसे जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली, तो आपको ऐसे ही याद करना है इनको, ठीक है। अब देखिए अभी +3 में है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक आपका 2s से जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 0 0, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 4f 5। ओके, अब इसका हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैं एक एग्जांपल करके दूंगी, वैसे आप बाकी सबका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं f ऑर्बिटल बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख लीजिए, +3 +2 +1 0 -1 -2
-3, ठीक है। अब L की वैल्यू निकाल लेते हैं, समीशन ऑफ L +3 × 1 +3 +2 × 1 +2 +1 × 1 +1, 0 से इंटू करो 0 ही आएगा, -1 × 1 -1, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल, ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब देखिए, अगर L की वैल्यू 0 है तो आएगा S, 1 है तो आएगा P, 2 है तो आएगा D, 3 है तो आएगा F, 4 है तो G, 5 है तो H। तो अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास 5 आया, तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास H। ओके, ऐसे करके हम निकाल लेंगे स्पिन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, उनका स्पिन होगा हाफ विच इज इक्वल टू 5/2। अगर मुझे निकालनी हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो क्या होता है, 2s × 1 विच इज इक्वल टू 2 × 5/2 + 1 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका ग्राउंड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 और क्या था, H। ओके, अब मुझे चाहिए J की वैल्यू, कि J की वैल्यू पुट करेंगे ना हम यहाँ G रूट में J × J + 1, तो J कैसे निकालते हैं। अब देखिए, J निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, L + S, सेकेंड वन इज L - S। L + S तब करते हम तब जब हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हाफ फील्ड से ज़्यादा हो, और L - S तब करेंगे जब इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में हाफ फील्ड से कम हो। अभी इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में हाफ फील्ड से कम है तो हम पुट करेंगे L - S। तो L की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 5, S क्या था हमारा 5/2। इसको करिए सॉल्व, आपका आंसर आएगा 5/2। ओके, तो हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल क्या आ गया, 6J 5/2। अब देखिए, हमने L की वैल्यू क्या निकाली, L आया हमारा 5, S आया हमारा 5/2 एंड J आया हमारा 5/2। अब G निकाल लीजिए, 3/2 प्लस S × S + 1 था, S क्या है हमारे पास 5/2 इंटू 5/2 + 1 क्या होगा, 6/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस L क्या है 5, L + 1 6 हो जाएगा, बाय में क्या था 2 × J, J क्या है 5/2 प्लस 5/2 + 1 क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आएगा 0.29। ओके, अब देखिए, अब म्यू क्या हो जाएगा आपका G × J + 1, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ आप ना 7/2 कर लेना, इंटू 7/2 - 5 × 6, ठीक है। अब देखिए, G निकाल लिया आपने, क्या है आपका 0 × 2.9, रूट में J की वैल्यू क्या थी 5/2 + 1 7/2। इसको जब सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आएगा 0.85। बस ये आपका आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं, आपको बस इन फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, अब देखिए, हम जब सब एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, तो सबके लिए अप्रॉक्सीमेटली जितना एक्सपेरिमेंटल किया गया सबका आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम आया, बहुत माइनर चेंज थे। बट दो केसेस हैं, एक है यूरोपियम +3, सेकेंड वन इज SM +3। इन दोनों केसेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करें मैग्नेटिक मोमेंट तो आंसर आता है 0, इसका है अभी हमने कैलकुलेट किया 0.85। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसका आंसर आया 3.32, 3.5, इसका आया 1.42, 1.7। अब इसका रीज़न क्या है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट। अब क्या होता है, इन दोनों केसेस के लिए स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जिस वजह से क्या होता है ना, हमारी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में जो गैप होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो जो पॉपुलेशन हमारी ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम होनी चाहिए, अब वो हमारी एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी प्रेजेंट होती है, जिस वजह से हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट में डेविएशन आता है। ओके, इस वजह से इन दोनों केसेस के लिए हमारी वैल्यू डिफरेंट आती है। अब देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कि NTP नॉर्मल टेम्परेचर
प्रेशर या इससे अब टेम्परेचर में क्या वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो आप लिखोगे एक्सपेरिमेंटल वाला रिजल्ट, ये वाला। अगर आपको पूछा गया STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो आप कैलकुलेटेड वाला रिजल्ट लिखोगे। ओके, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स को आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के तो पहले इसको समझ लो आप। अब देखिए हमें पता है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और हमारा साइज डिक्रीज करता है। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में ऐसी चीज क्या अलग हो रही है वो आपको बताती हूँ। अब देखिए आपको पता है लेंथेनाइट में हमारा 4f ऑर्बिटल था, है ना। अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लगाना हो तो s का ज्यादा होता है, देन p, देन d, देन f। तो f का पूरा शील्डिंग इफेक्ट है। ओके, अब जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो अब 4f ऑर्बिटल आ रहा है, तो 4f ऑर्बिटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं करेगा, जिस वजह से क्या होगा, जितना हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर ऑर्बिटल में लगेगा एंड साइज डिक्रीज करेगा। इसी को बोलते हैं हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज इज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइट आइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए हमारे जितने लेंथेनाइट होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है इसकी वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसका रीजन क्या होता है ना, आप अगर आप इसका ना साइज चेक करोगे ना, तो आप देखोगे इनका जो साइज है ना, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लूँ, एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली लूंगी, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मैं सीरम के ले लूँ, प्रोमिथनम का ले लूँ, तो इसका होगा 180 पिकोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ मैं, एंड इसका होगा 181 पिकोमीटर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जिस वजह से क्या होता है ना कि केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सिमिलर ही आती है। ओके, और इनको सेपरेट करना भी टफ होता है। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है 4D एंड 5D सीरीज हमारी सिमिलर हो जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल में ले लेती हूँ आपके सामने, वनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, ये हमारा 3D का है, ये हमारा 4D का है, ये हमारा 5D का है। ओके, अब इसका मैं रफली आइडिया लूंगी, साइज का एग्जैक्ट नहीं बता रही आपको, ठीक है, रफली है बिल्कुल। कोई भी नंबर ले रही हूँ, जैसे इसको मैं मान लेती हूँ ये 5 पिकोमीटर है, इसको मान लेती हूँ मैं 8 पिकोमीटर है, ये है मेरा 10 पिकोमीटर, ठीक है, इसको मैं 9 मान लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस चेक करिए, इसका डिफरेंस है 3 का, इसका डिफरेंस है 1 का। अब देखिए इसका साइज तो ज़्यादा होना चाहिए था, बट इसका साइज उसके कंपेरेटिवली सिमिलर ही आ रहा है, थोड़ा सा फर्क है ना। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू 4f ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या होता है, f ऑर्बिटल का पूरा शील्डिंग इफेक्ट है और हमारे इसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज कर जाता है। तो इस वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज सिमिलर आता है, 4D एंड 5D का। ओके, एंड लास्ट इसका जो होता है रीज़न, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो आता है बेसिसिटी। अब देखिए अगर मैं सिंपली लिखूं लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से लेके लुटीटियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारा साइज डिक्रीज करता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिस वजह से क्या है, लुटीटियम का साइज छोटा है एंड लेंथेनम का साइज बड़ा है। अब लुटीटियम का साइज छोटा है इसलिए वो OH आयन को इजिली रिमूव नहीं करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए लुटीटियम हाइड्रोक्साइड हमारा लीस्ट बेसिक है एंड लेंथेनम हाइड्रोक्साइड हमारा ज़्यादा बेसिक है। मोर बेसिक एंड दिस वन वाज लीस्ट बेसिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट। अब देखिए इनका एक प्लस पॉइंट रहता है लेंथेनाइट का, ये सब लेंथेनाइट हमें एक ही ओर मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें सीरम की अलग और लेना पड़ेगा, लेंथेनम की अलग और लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथेनाइट हमें एक ही ओर मिल जाते हैं। इनका जो मोस्ट कॉमन और होता है वो होता है मोनोसाइट, वास्टनासाइट एंड बाकी सब और भी और होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इन लेंथेनाइट को सेपरेट करना है, ठीक है। तो पहला मेथड है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम ना, इसमें हम ना सोल्यूशन लेंगे, नाइट्रेट आयन का सोल्यूशन लेंगे लेंथेनाइट का। जरूरी हम नाइट्रेट लें, आप सल्फेट भी ले सकते हैं, डबल सॉल्ट भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें मैंने डाला NaOH, तो मेरे पास क्या बनेगा, LnOH थ्राइस। अब देखिए
तो मेरे पास क्या बन गया, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। ऐसे करते करते ल्यूटीटियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी आपको मैंने बताया था कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है। अगर ज़्यादा बेसिक है तो NH हमारे एसिडिक सोल्यूशन में ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अच्छे सॉल्युबल होगा एज कम्पेयर टू ल्यूटीटियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगर हमारे जितने भी लेफ्ट साइड वाले अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे एसिड में तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो सोल्यूशन में रहेंगे, एंड राइट वाले साइड वाले हमारे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड वाले हमारे क्या हो गए, प्रेसिपिटेट। अब देखिए, जब इनको मैं फिल्टर कर लूंगी तो राइट साइड वाले लैंथेनाइड आयन मुझे मिल जाएंगे एंड बाकी लेफ्ट साइड वाले हमारे सोल्यूशन में रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। अब जो राइट साइड वाले लैंथेनाइड आयन बच जाएंगे उनको हम फिर से डिसॉल्व करेंगे नाइट्रिक एसिड में। अगेन मैंने एसिड में डिसॉल्व किया इनको। ठीक है, अगेन इनको मैंने एसिड में डिसॉल्व किया, क्या बनेगा मेरे पास, LnNO थ्राइस। ओके, अब देखिए, जो ज़्यादा बेसिक होगा वो अच्छे से एसिड में डिसॉल्व होगा। ठीक है, अगेन क्या होगा, हमारे जो लेफ्ट साइड वाले लैंथेनाइड आयन है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे एसिड में एंड लेफ्ट साइड वाले हमारे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते सेम प्रोसेस को रिपीट करते करते लास्ट में हमारे लेफ्ट साइड में कौन है, ल्यूटीटियम है, तो ल्यूटीटियम के प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएंगे। इस तरह से हम इनको सेपरेट आउट करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये टोटली हमारा किस प्रिंसिपल बेस्ड है, स्टेबिलिटी के, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स अच्छा, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब देखिए, अब क्या करना है, सिंपली लेती हूँ, मैं लैंथेनम ले लेती हूँ, यहाँ ल्यूटीटियम ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स लूँगी, सॉरी यहाँ से मैं लिगेंड लूँगी EDT, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखिए, जितना छोटा साइज होगा लैंथेनाइड आयन का वो ही ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमारे EDT के साथ। ठीक है, अब छोटा साइज किसका, ल्यूटीटियम का साइज छोटा है, इसलिए वो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमारा EDTA के साथ, तो यहाँ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ कंपेरेटिवली तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम डालेंगे ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए, जो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो जल्दी टूटेगा नहीं एसिड में, और जो कॉम्प्लेक्स हमारा ज़्यादा स्टेबल नहीं है वो जल्दी टूट जाएगा। अब लैंथेनम हमारा ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं, वो जल्दी टूटेगा ऑक्सैलिक एसिड में, और क्या बनाएगा हमारे पास, लैंथेनम ऑक्सलेट। और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, ल्यूटीटियम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लैंथेनम को पहले प्रेसिपिटेट कर लिए, प्रेसिपिटेट आउट कर लिए। ठीक है, ऐसे करते करते लैंथेनम के बाद कौन टूटेगा, सीरियम, देन प्रेसोडाइनियम, और लास्ट में टूटेगा हमारे पास ल्यूटीटियम। इस तरह से हम इन आइंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब देखिए, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड। ठीक है ना, अब लैंथेनाइड आयन को हम दो सोल्यूशन में सॉल्युबल करते हैं, घोलते हैं, एक होता है वाटर, एक होता है ऑर्गेनिक फेज। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूँ, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी इन एक्वस फेज। अब हम जब इन दोनों के रेशियो लेते हैं कि दोनों के हमारे कोई भी लैंथेनाइड आयन होगा ना, उसकी सॉल्युबिलिटी इन दोनों फेज में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रेशियो तो आएगी, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक बीकर है, यहाँ वाटर है, यहाँ मेरा ऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट है, दैट इज TBP। हम जनरली TBP लेते हैं, विच इज ट्राई ब्यूटाइल फोस्फेट। ओके, अब देखिए, जितना छोटा हमारा आयन होगा ना, उतना ज़्यादा उसका पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, उतना अच्छा वो हमारे ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, मतलब अगर मैं ले लूँ पहले सिमिलर एग्जांपल लैंथेनम एंड ल्यूटीटियम,
लुटीटियम का साइज छोटा है। सोचो मैंने सारे अपने लेंथेनाइड आयन डिसॉल्व कर दिए, नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लिए, ठीक है, इसमें डिसॉल्व कर दिए, ठीक है। अब देखिए जितना छोटा आयन होगा उतना जल्दी वो अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा टीबीपी के साथ। अब जैसे मैंने इसमें सारे आयन डिसॉल्व किए तो लुटीटियम जल्दी कॉम्प्लेक्स बना लेगा टीबीपी के साथ, वो जल्दी निकल जाएगा यहाँ से सोल्यूशन से, ठीक है। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द आपकी कितनी ज़्यादा सोलिबिलिटी है ऑर्गेनिक फेस में। तो अगर मुझे लिखाना हो तो ऑर्डर लुटीटियम की ज़्यादा सोलिबिलिटी रहेगी, ऐसे करते करते लीस्ट सॉल्युबल होगा अपना लेंथेनम, ठीक है। इस तरह से हम इनको यहाँ से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। जनरली हम लेंथेनाइड लेते हैं एक्वस फेस में प्लस रेजिन और यहाँ अपना कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। पहले आप देखिए क्या होता है इसमें। एक कॉलम होता है, ठीक है, यहाँ सिलिका वूल होती है, ऊपर से हम सोल्यूशन डालते हैं अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लेंथेनाइड एक्वस लिखा हुआ है। अगर आपको मैं साइज पूछती नॉर्मल तो आप बोल देते कि लुटीटियम का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड, ठीक है। बट अब मैंने एक्वस लिखा हुआ है। अब देखिए जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रहेगी, उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा अपने पास। अब लुटीटियम का साइज छोटा है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके लगेंगे, अगर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके लगेंगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लेंथेनम, ठीक है। अब एक्वस सोल्यूशन में हमारा लुटीटियम का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू लेंथेनम, ठीक है। अब जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा अपने रेजिन के साथ। रेजिन क्या होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके साइड में ना एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल, साइड उसके H+ लगे होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, H+। तो अब क्या होता है ना, इस H+ को रिमूव करके अपने लेंथेनाइड आके यहाँ लग जाते हैं, ओके। अब जितना साइज बड़ा होगा उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा इसके साथ। तो क्या होता है ना, लेंथेनम एक्वस सॉल्यूशन में अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ और क्या बन जाता है, रेजिन थ्राइस, और यहाँ से 3+ आयन निकल जाते हैं, ओके। अब आपको मैंने क्या बोला कि अपना लेंथेनम अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि साइज छोटा है, तो लेंथेनम यहाँ ऊपर आके लग जाएगा, ठीक है। लुटीटियम अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो वो इस कॉलम में आके यहाँ लग जाएगा लुटीटियम, ओके, नीचे आके लग गया क्योंकि इसने अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया इसके साथ। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम डालेंगे अब यहाँ से इल्यूटिंग रिएजेंट, जनरली हम क्या लेते हैं, बफर सॉल्यूशन ऑफ NH4 थ्राइस सिट्रेट, ओके। अब देखिए, अब मैंने यहाँ से ल्यूटिंग रिएजेंट डाला। अब क्या था, लुटीटियम का अच्छे से कॉम्प्लेक्स नहीं बना था इसके साथ, ठीक है। जैसे मैं ऊपर से रिएजेंट डालूंगी, सोल्यूशन डालूंगी, तो लुटीटियम इसके साथ सिट्रेट के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बना के पहले निकल जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये टर्बियम आएगा। इस तरह करते करते लास्ट में आएगा अपने पास लेंथेनम, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें डालूंगी लिट्यूटिंग एजेंट तो अपने पास कॉम्प्लेक्स बनेगा लेंथेनाइड सिट्रेट प्लस यहाँ से अपना मैक्रोमोलिक्यूल फिर से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने हम सब लेंथेनाइड आयन को सेपरेट कर सकते हैं। 4 मेथड था, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड 4th वन इज आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड, ठीक है। आपको मैं ब्रीफली थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, अब बस एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं लेंथेनाइड में O2 डालूंगी तो क्या बनेगा, LnO2 3, ठीक है। जनरली ऐसे बनता है, पर एक्सेप्शन क्या होती है, सीरियम केस में जैसे मैं O2 डालूंगी तो बनता है अपना सीरियम O2। अब ऐसा क्यों बना, अब देखिए सीरियम यहाँ प्लस और ऑक्सीडेशन स्टेट में, O2 2 नेगेटिव, तो क्या बनेगा अपना सीरियम 2O4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सीरियम O2, ओके। अब आगे चलते हैं, अगर मैं लेंथेनाइड को एसिड में डिसॉल्व करूंगी तो H2 गैस निकलती है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगी तो क्या बनता है, LnN, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको
वाटर में डिजोल्व करूँगी तो बनेगा लैंथेनन हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है। सेकंड है, इसमें हम डालूंगे हाइड्रोजन तो क्या बनेगा अपने पास LnH2। अब देखिए यहाँ एक चीज़ नोट करिए, अब देखिए लैंथेनाइड आयन हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मतलब एक चार्ज भी आया बचा होगा। अब ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है अपने हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर इसको मैं हीट कर दूं हाई प्रेशर में तो क्या बनेगा LnH3। अब देखिए कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट LnH2 हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं Ln प्लस कोई भी हेलोजन डालूंगी तो क्या बनेगा LnX3, ठीक है। अब अगर इसमें फर्दर में Ln ऐड करूंगी तो क्या बनेगा LnX2, ठीक है। X क्या अपना हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी Ln+3 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। अब अगेन एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो इतनी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारी लैंथेनाइड आयन की, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने एक चीज नोट की है, ये देखिए ओके अगर मेरे पास LnCl3 है और Ln क्या लैंथेनम से गैडोलिनियम तक है, अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 आता है विच इज ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। और जब टर्बियम से लेके हमारा लुटीटियम आएगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा विच इज ऑक्टाहेड्रल, और इसमें लैंथेनाइड हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ X क्या हमारा हेलोजन एटम है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है। अब गैडोलिनियम से लेके हमारा लुटीटियम तक X के Cl Br है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, देखिए 6 तो वाटर मॉलिक्यूल है, 2 हम लेते हैं यहाँ से हेलोजन, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है 8। इसको अब याद कर लेना, जब हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स आएगा उस केस हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8। 6 हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, 2 हमने यहाँ से हेलोजन ले लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी के बारे में। अब देखिए एक चीज़ नोट करिए, देखिए आपको पता है कि लैंथेनाइड आयन का क्या था, साइज बड़ा था, जिस वजह से क्या होता है इसकी जो चार्ज डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। लैंथेनाइड आयन का क्या था, साइज बिग, ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा, ऐसे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट साइज बड़े होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी एज कंपेरेटिवली लो होती है, लो चार्ज डेंसिटी। एंड इस वजह से क्या होगा ना, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम हो जाएगी, कोस नो पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, इस वजह से क्या होता है हमारे जो लैंथेनाइड आयन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी बहुत कम शो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, अभी आपको मैंने बताया कि इसका 4f ऑर्बिटल डीपली बरीड होता है, जिस वजह से क्या होता है ना, 4f ऑर्बिटल डीपली बरीड होने की वजह से ना ही ये कोई बॉन्डिंग शो करता है, नो पाई बॉन्डिंग, और सेकंड आपको बताया था ना ही ये CFC शो करता है, ठीक है। एंड प्लस इसका साइज बड़ा है ना, जिस वजह से क्या होता है हमारे जितने भी लिगेंड होते हैं ना, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब हमारे यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड के तरह एक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए आप सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ। अब देखिए अब इसका देखिए यहाँ में लिखा नाइट्रेट लिखा हुआ, अभी आपको बताया बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 लगे हैं तो बाइडेंटेड है, 2 हो गए तो कितना हो जाएगा 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा हमारा 12, ठीक है।
उसकी ज्योमेट्री होती है आइकोसाहेड्रल। ओके, अब आगे केस देखिए, आगे में लिखा हुआ डाइप्रोस्पियम का, ठीक है। अब देखिए जो DPM का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर, ME, 1 सेकेंड, Me3C हाइड्रोजन O नेगेटिव CME3। अब देखिए अगेन ये लिगेंड बाइडेंटेड है, दोनों ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। तो देखिए 3 है, 1 2 ऑक्सीजन बाइंड करा तो 3 कितना करेगा 6, प्लस एक वाटर लगा हुआ है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 7, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इस केस में जब भी हमारे पास एसिटाइल एसिटिनेटो होता है, अगेन 2 ऑक्सीजन है, बाइंड करेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4 लगा हुआ तो 1 2 करेगा तो 4 कितने करेंगे 8, तो अगेन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8। एंड इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्म, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ अगेन को एग्जांपल लिखा, आप देख सकते हैं। अगेन अब C8H8 क्या होता है, साइक्लोटेट्राइन होता है, ठीक है ना, ऑक्टेट, सो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होता है, ठीक है। अब 2 लिखे मैंने यहाँ, एक में कितने आएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना, यहाँ बना देती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 8 कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो 2 में कितना हो जाएगा 8 + 8 16 हो जाएगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन में आता है 16 आता है, ठीक है। अब यहाँ आप नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लिखे है मैंने यहाँ, ठीक है। LnF3 अगर हमारा सिमेरियम से लेकर लुटीटियम तक आता है, LnF3 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, दैट इज बाइकैप ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अगर LnF4 है सीरियम के लिए, प्रेसोडाइनियम टर्बियम के लिए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, दैट इज स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ओके, इन 2 को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है कलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखिए हमारे जो एफ ब्लॉक के जितने ट्रांजिशन होती है उनका सबका ना शार्प बैंड आता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था जो हमारा 4f ऑर्बिटल होता है डीपली बरीड होता है, इस वजह से होता है ना बहुत सेक्टर से शील्ड हो जाता है। एक तो वो नंबर ऑफ लिगेंड कितने लगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो काफ़ी शील्ड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, नेचर क्या लिगेंड की उस पर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड, वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड, इन सब फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा शील्ड हो जाता है, इसलिए इसका जो पीक आती है काफ़ी ज़्यादा शार्प पीक आती है हमारी एफ ट्रांजिशन के केस में, ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैंने यहाँ इन सबका कलर लिखा हुआ है। ओके, Ln+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इन सबका कलर ये सब आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी लर्न करने का ट्रिक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लर्न कर सकते हो। ग्रीन ले लो, पिंकी, येलो, फिर फैंक देना, ठीक है। अब देखियो ग्रीन लिलाक ले लो, पिंकी येलो, पेल पिंक, दैट इज फिर फैंक देना, अगेन कलरलेस, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए ग्रीन का पेल ग्रीन आया है, लिलाक का रोज पिंक है, पिंक का इस केस में आप याद कर लेना यहाँ पिंक का पेल पिंक नहीं है, येलो कलर है, ठीक है। F10 केस में, ठीक है। F5 में क्या येलो एंड F9 में पेल येलो, पेल पिंक, कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। अब देखिए हमारे जो F0 है, F14 है या F7 है, ये सब कलरलेस है क्योंकि इनका स्पिन फॉरबिडन है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल भी करूं, अगर इनका ट्रांजिशन भी कराऊंगा तो स्पिन चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से क्या होगी, स्पिन फॉरबिडन है क्योंकि स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए ना, इसलिए ये हमारे क्या आते हैं, तीनों कलरलेस आते हैं, ठीक है। अगर मैं F1 की बात करूं तो यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से होगा, 4F से 5D में ट्रांजिशन होगा, और ये ट्रांजिशन हमारे UV रीजन में होता है जिस वजह से अगेन ये भी कलरलेस है, ठीक है। अब बचा हमारा, आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए 2 केस आते हैं हमारे पास, सीरियम +3 एंड टर्बियम +3, ठीक है। इन दोनों केस में ट्रांजिशन होता है 4F से 5D, ठीक है। और ये दोनों हमारे शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं, शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड,
इन यूवी रीजन, ठीक है। ओके, एक कलर आप नोट कर लीजिए, सीरियम +2 का कलर होता है हमारे पास ब्लड रेड, विच इज ड्यू टू LMCT की वजह से, ठीक है। एंड सेमर्मियम, ठीक है, एंड सीरियम +2 to +4 हमारा येलो ऑरेंज कलर का होता है, विच इज ड्यू टू LMCT की वजह से, LMCT की वजह से। और यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये होगा हमारा MLCT की वजह से, ठीक है। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, कि यहाँ आप देख सकते हैं सीरियम के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, काफ़ी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा मेटल को, ठीक है। तो यहाँ होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चलिए, अब लास्ट चीज़ आती है, वो आती है हमारी शिफ्ट एजेंट। बहुत इजी, देखिए आपको जो अब NMR स्पेक्ट्रम, आपको ब्रॉड या स्पेक्ट्रम को अच्छे से देखना हो तो अब क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ ना करना हो तो उसकी जगह मैं शिफ्ट एजेंट को यूज़ कर सकती हूँ, जिनका सेम काम होता है, वो स्पेक्ट्रम को अच्छे से ब्रॉड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स ऑफ यूरोपियम +3 एंड प्रेसोडाइनियम +3। अगर हम इन दोनों लैंथेनाइट के कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे स्पेक्ट्रम को अच्छे से ब्रॉड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा लैंथेनाइट खत्म होता है, अब हम करेंगे एक्टिनाइट। सो अब हम पढ़ेंगे एक्टिनाइट के बारे में। अब देखिए, आपको बताया था एक्टिनाइट क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे 5f ऑर्बिटल में, उसको बोलते हैं एक्टिनाइट, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने आपके सामने इन सबका सिंबल प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, आपको ये तीनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको लर्न करने का ट्रिक मैंने साथ में लिखा हुआ है, जैसे कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर सकते हो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। आगे करोगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉस, ठीक है। इस तरह से आप इनको सबको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करनी पड़ेगी। एक्टिनाइट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यहाँ देखिए 3, 4, 5, 6, यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, ठीक है, वहाँ 6 तक शो करता है, ठीक है। नेपच्यूनियम से आगे 5, 4, 3, 3, 3, 3 करते करते लास्ट में नोबेलियम के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनके सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। साथ में आपको मैंने ट्रिक बता दी है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। आगे चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। अब देखिए, जनरली क्या होता है, Mn+5 में एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे करता है, MnO2+1 में, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। प्लूटोनियम केस में क्या होता है, प्लूटोनियम O2+1 एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, क्या बनता है, प्लूटोनियम +4 प्लस प्लूटोनियम O2 ठीक है। अब क्या करेगा, प्लूटोनियम O2+ फिर से रिएक्ट करेगा प्लूटोनियम +4 के साथ, और क्या बनेगा अपना Pu+3 प्लस PuO2+2, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन करता है, ठीक है। सिमिलरली यूरेनियम करेगा, ऐसे भी सेम ऐसे करेगा वो भी, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ लिखा मैंने थोरियम NO3+6 में, ठीक है। नाइट्रेट, अगेन आपको बताया था मैंने, हमारे जितने भी लेंथेन एक्टिनाइट होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जिस वजह से हमारे जो लिगेंड होते हैं वो बाइडेंडेड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 6 लगे हैं, तो 2 बाइडेंडेड है, 2 देंगे दोनों एटम, तो कितना हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 12, विच इज आइकोसाहेड्रल, ठीक है। अब आगे देखिए, इस केस में अगेन नाइट्रेट है, 4 है, तो 8 कोऑर्डिनेशन यहाँ से आएगा, यहाँ से 2, 8+2 कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 10, विच इज बाइकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे, यूरेनियम केस है, इसका स्ट्रक्चर ना तो कैसे बनेगा, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ O2 भी आएगा, 1 सेकेंड, यूरेनियम यहाँ O2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ ऑक्सीजन बाइंड करेगा।
अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ से सल्फर कार्बन सल्फर Ne2, अगेन सल्फर सल्फर कार्बन Ne2, और यहाँ से ऑक्सीजन NMe2, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे बनेगा, ओके। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन में चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया इसका 7, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी की बात करूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, तो देखिए एक्टिनाइट में क्या होता है ना, 5f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एंड जो हमारा 5f ऑर्बिटल होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है बाहर की तरफ। इस वजह से क्या होगा ना, ये हमारे अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स एबिलिटी ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू 4d। कॉम्प्लेक्स एबिलिटी 4f एबिलिटी इज मोर देन 4f विच इज़ लेंथेनाइट, ठीक है। ये CFA से भी शो करेगा एंड बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, जितना मैंने करवाया है आप इसी को अच्छे से रिवाइज करना। सो अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री। अब देखिए आपके सामने मैंने अगेन प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किए। आप एक चीज़ नोट करिए, इसमें से सॉल्वेंट सिस्टम और HSAB प्रिंसिपल बार बार रिपीट होता है, ठीक है। यही दो टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं। इस बार 3 क्वेश्चन आए थे हमारे इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट बेसिस था और एक हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहले को तो ब्रीफली बता देती हूँ एसिड बेस प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में। पहले आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या है, एसिड क्या है, एसिड वो है जो H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में लिबरेट करेगा, और बेस क्या है जो OH माइनस आयन लिबरेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। नोट करना एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। ब्रॉन्सन लॉ के अकॉर्डिंग क्या एसिड क्या ऐसी स्पीशीज जो H प्लस डोनेट करेगी और बेस क्या जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगी। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है HCl जो H प्लस लिबरेट करती है और NH3 H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगी अपना NH4 प्लस, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है, आपको मैं बताती हूँ, रफली आइडिया दे देती हूँ। अब देखिए अगर मैं एसिटिक एसिड में वाटर को ऐड करूंगी तो क्या बनेगा मेरे सामने CH3। एसिटिक एसिड क्या H प्लस अपना डोनेट करेगा H2 वाटर को क्या बनाएगा H3O प्लस, ठीक है। अब ये क्या था आपका एसिड था, ये था आपका बेस, ठीक है। अब देखिए अब एसिटिक एसिड से क्या बना CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए इसको तो H प्लस चाहिए ना, तो ये किसके तरह एक्ट करेगा, ऐसे कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए H3O प्लस, अब ये H प्लस डोनेट कर सकता है इसलिए एक्ट करेगा ऐसे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकलती है वो है एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। अब देखिए जो CH3OO माइनस है वो हमारा कॉन्जुगेट बेस किसका है CH3COO प्लस का, ठीक है। एंड जो हमारा वाटर है CH3O प्लस वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है वाटर का, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आता है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और बेस क्या है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ठीक है। अब देखिए BF3 में वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो NH3 अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहाँ एक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, एडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, एसिड क्या होगा, जैसे एसिडिक सब्सटेंस है उसको हमें किसी सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। अगर उसे सॉल्वोकटाइन प्रोड्यूस किया तो वह एसिड होगा। अगर हमने सब्सटेंस को डाला सॉल्वेंट में, अगर उसने सॉल्वो एनाइन प्रोड्यूस किया तो वो बेस होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ सॉल्वेंट ले लिए हैं सारे, अब एक करके हम सबको बताऊंगे कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे वाटर। अब देखिए वाटर के अगर मैं सेल्फ आयोनाइजेशन करवाऊं तो क्या बनेगा H प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है H3O प्लस, एंड ये OH माइनस भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है
O2 नेगेटिव प्लस H3O प्लस। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ फिर। अब देखिए एसिड के लिए क्या होगा, H प्लस और H प्लस H3O प्लस और एक आएगा OH नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। अब जो स्पीशीज हमारी वाटर में डिजोल्व होने पे H प्लस या H3O प्लस रिप्लेट करेगी वो एक्ट करेगी एज एसिड, और जो स्पीशीज हमारी वाटर में डिजोल्व होने पे OH नेगेटिव या O2 नेगेटिव प्रोड्यूस करेगी वो एक्ट करेगी एज ए बेस। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे मैंने H2SO4 को वाटर में डाला तो क्या बनेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा एंड HSO4 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब देखिए H2SO4 ने क्या लिबरेट किया, H प्लस लिबरेट किया, तो यहाँ ये क्या है, सोल्वोकटाइन है। अब सोल्वोकटाइन प्रोड्यूस करेगी अगर स्पीशीज, तो स्पीशीज किसकी तरह एक्ट करेगी, एक्ट करेगी एज ए एसिड, तो ये H2SO4 एसिड है। ठीक है, सिमिलरली HOCl में अगर मैं डालूंगी वाटर तो क्या बनेगा, H प्लस OCl नेगेटिव। अब अगेन H प्लस प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या होगा हमारा एसिड। जैसे मैं NaOH में डालूंगी वाटर तो क्या बनेगा, Na प्लस OH नेगेटिव। अब NaOH ने हमारा OH आइन लिबरेट किया। ठीक है, अगर वो OH आइन लिबरेट करेगा विच इज सोल्वो एनाइन, तो ये किसके तरह एक्ट करेगा एज ए बेस। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अब आ गया अमोनिया NH3। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे हम रिपीट। ठीक है, अब देखिए NH3 का मैं ऑटो आयनाइजेशन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक, अब देखिए अगेन H प्लस क्या करेगा, NH3 से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा आपका NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए अब ये था NH2 नेगेटिव, अगर ये NH3 से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा NH2 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। अगर इसको भी मैं NH2 नेगेटिव को NH3 से कंबाइन करवाऊंगी तो क्या बनेगा N3 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। सो हमने यहाँ से क्या क्या निकाल लिया, एक तो ये निकाला H प्लस और यहाँ से NH4 प्लस। ठीक है, ये आगे हमारा सोल्वोकटाइन। एनाइन कौन से आए हमारे यहाँ, NH4 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव। ठीक है, ये आगे सोल्वोनाइन। अब जो स्पीशीज अमोनिया में डिसॉल्व होने पे अगर ये सोल्वोकटाइन प्रोड्यूस करेगी तो वो एसिड होगी, अगर वो स्पीशीज हमारी सोल्वोनाइन प्रोड्यूस करेगी तो वो बेस होगी। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल करते हैं, यहाँ से आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए HCl में अगर मैंने लिक्विड अमोनिया डाला तो क्या बनेगा मेरा H प्लस, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा H प्लस और यहाँ से Cl नेगेटिव, H प्लस प्रोड्यूस किया तो क्या होगा हमारा ये एसिड। एसिटिक एसिड में लिक्विड अमोनिया डालूं क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, अगेन H प्लस प्रोड्यूस किया इसने तो क्या होगा ये एसिड। अब मैं अगर इसमें डालूंगी तो क्या बनेगा मेरा यहाँ NH नेगेटिव SOOH प्लस H प्लस, अगेन H प्लस प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या बनेगा एसिड। ठीक है, अब देखिए इन दो एग्जांपल को देखिए, अगर मैं PbNH में डालूंगी लिक्विड अमोनिया तो क्या बनेगा अपना PbNH2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए NH2 नेगेटिव प्रोड्यूस है, आपको क्या बताया था मैंने, एक होगा आपका NH2 नेगेटिव, एक था NH2 नेगेटिव, एक था N3 नेगेटिव। अगर स्पीशीज ये सोल्वोनाइन प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगी बेस, तो ये होगा बेस। ठीक है, अब BiN में डालूंगी तो क्या बनेगा Bi+3 और N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव प्रोड्यूस किया तो क्या होगा ये भी बेस। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑटोनाइजेशन कराओ तो क्या बनेगा SO2 का SO2 प्लस SO। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब रुकिए एक सेकेंड, SO2 प्लस और O2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इसका कंबाइन करूंगी SO2 प्लस O2 नेगेटिव तो क्या बनेगा
SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब सोल्वोकेटाइन क्या बना है SO2 प्लस और सोल्वोअनाइन बना अपना O2 नेगेटिव और SO3 नेगेटिव। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। अगर स्पीशीज ने ये लिबरेट किया तो हमारा एसिडिक, अगर उसने सोल्वोअनाइन प्रोड्यूस किया तो बेस। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए SOCl2 क्या बनेगा SO2 प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, SO2 प्लस लिबरेट हुआ तो ये क्या होगा हमारा एसिड। ठीक है, इसे करिए तो क्या बनेगा अपना SO3 2 नेगेटिव, ये अपना सीजियम प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ SO3 2 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या होगा हमारा बेस। K2SO4 SO3 में आप डालेंगे लिक्विड SO2 तो क्या बनेगा 2 प्लस और SO3 2 नेगेटिव, अगेन बेस। अब इसमें देखिए क्या बनेगा आपका SO2 प्लस HCN नेगेटिव। ठीक है, अब इसने क्या प्रोड्यूस किया SO2 प्लस तो ये क्या होगा हमारा एसिड। इस तरह से आपने करने हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अब पहले स्टार लगा लेते हैं इसके ऊपर हम। अब देखिए इसमें क्या होता है, HF का कराते हैं ऑटोनाइजेशन। HF का करवाया तो क्या बनेगा मेरा H प्लस बनेगा और F नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये H प्लस HF के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा H2F प्लस। ठीक है, और सेकंड क्या बनेगा F नेगेटिव कंबाइन करेगा तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास HF2 नेगेटिव। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आ गई। अगर इसने ये प्रोड्यूस किया तो होगा हमारा कैटाइन, अगर उसने ये प्रोड्यूस किया तो होगा हमारा एनाइन। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ केसेस में ना ये प्रोड्यूस होता है। इसका रीजन क्या होता है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से काफ़ी स्टेबल होता है ये, इसलिए मैक्सिमम हमारे जो सब्सटेंस होंगे वो यही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, स्टेबल। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम सब्सटेंस हमारे HF2 नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने एसिटिक एसिड में लिक्विड HF डाला तो क्या बनता है हमारा CH3COOH2 प्लस और यहाँ से HF माइनस निकल गया। अब ये HF माइनस लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन में तो होगा, है ना, सॉरी अमोनियन HF तो होगा, तो कंबाइन करके क्या बना देगा HF2 नेगेटिव। अब देखिए एसिटिक एसिड ने HF2 नेगेटिव आयन लिबरेट किया तो क्या होगा ये बेस। ओके, अब देखिए H2SO4 भी सेम ऐसे करेगा, क्या बनाएगा H3SO4 प्लस और यहां से क्या होगा अपना F नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, अब ये F नेगेटिव HF के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा HF2 नेगेटिव। अगेन HF2 नेगेटिव निकला तो क्या होगा हमारा ये बेस। अब देखिए HClO4 एक एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, अब ये करेगा एसिड की तरह बिहेव भी करेगा और बेस की तरह बिहेव भी करेगा। जैसे इसमें लिक्विड HF डालूंगी तो दो केस पॉसिबिलिटी है। अब देखिए अगर इसने एसिड की तरह बिहेव किया तो ये H प्लस लिबरेट करेगा तो क्या बनाएगा अपना ClO4 नेगेटिव, यहाँ से H प्लस लिबरेट करेगा। ठीक है, अगर इसने बेस की तरह एक्ट किया तो ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा अपना H2ClO4 पॉजिटिव, यहाँ से F आयन लिबरेट करेगा। ठीक है, ये दोनों आगे फर्दर जाके कंबाइन करके क्या बना देंगे यहाँ से H2F प्लस और ये क्या बना देगा आपका कंबाइन करके बनाएगा H2F प्लस और ये क्या बना देगा HF2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों एग्जाम्पल जो मैं लिखे ना ये दोनों क्या हमारे लुईस एसिड है, लुईस एसिड। तो जैसे इसमें HF डालूंगी तो मेरा क्या बनेगा, इसको मैं रब कर देती हूँ, इसमें बनेगा हमारा SbF6 नेगेटिव और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। अब ये H प्लस कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा H2F प्लस, तो ये क्या हुआ हमारा एसिड। अब BF3 में डालूंगी लिक्विड HF तो क्या बनेगा BF4 नेगेटिव, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो ये कंबाइन करके बनाएगा H2
F+, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब HSO3F, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH, यहाँ लग गया फ्लोरीन। अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये भी यहाँ एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, H+ लिबरेट करके बनाएगा SO3F नेगेटिव, H+ निकाला, जिसने कंबाइन किया HO के साथ, क्या बनाया, H2F+, ओके। अब देखिए, अब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया R2O, ठीक है। ये क्या बना देगा अपना, H+ को लेके H+, और यहाँ क्या हो गया, F नेगेटिव निकल गया, जिसने H के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया, HF2 नेगेटिव। तो ये भी क्या हुआ हमारा, बेस, ओके। तो इस तरह से हम करेंगे। आगे चलते हैं, आगे आता है BRF3, ठीक है। इसका भी सेम वैसे करवाएंगे जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। BRF3 करवाइए, इसका ऑटोनाइजेशन क्या बनेगा, BRF2 प्लस ये बन गया BRF4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारी स्पीशीज ने BRF2 प्लस लिबरेट किया तो वो क्या हो जाएगी हमारी, एसिडिक। अगर उसने किया BRF2 नेगेटिव लिबरेट तो वो हो जाएगा बेस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हो मैंने। अब देखिए, SbF5 में डालूंगी तो क्या बनेगा मेरा, SbF6 नेगेटिव, और यहाँ से क्या बन जाएगा, BRF2 पॉजिटिव। अब देखिए, SbF5 ने क्या लिबरेट किया, BRF2 पॉजिटिव, सोल्वोकटाइन प्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसिड, ठीक है। PF5 में अगर मैं डालूंगी BRF3 तो क्या बनेगा, PF6 नेगेटिव प्लस BRF2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, अगेन एसिड। अगर BAF2 में डालूंगी तो क्या बनता है, देखिए BA2 प्लस, और यहाँ से 2 फ्लोरीन निकल गए, F नेगेटिव निकल गया, इसका कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा आपका, BRF4 नेगेटिव। अब इसने BRF4 नेगेटिव प्रोड्यूस किया, सोल्वो अनाइन प्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस, ठीक है। सिमिलरली NOCl, ठीक है, क्या बनाता है, NO प्लस, यहाँ Cl नेगेटिव, ठीक है। अब Cl नेगेटिव BRF3 से कंबाइन करें, क्या बना देगा, BRF3 Cl नेगेटिव। एक तरह से सोल्वो 9 प्रोड्यूस हुआ ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अगेन बेस। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, POCl3, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका करवाएंगे। अगेन ऑटोनाइजेशन क्या बनेगा, POCl3 का करवाऊंगी तो बन जाता है POCl2 प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब अगर स्पीशीज Cl नेगेटिव प्रोड्यूस किया तो वो होगी बेस, अगर उसने POCl2 प्लस प्रोड्यूस किया तो वो हो जाएगी एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, FeCl3 क्या बनाएगा, FeCl4 नेगेटिव, Cl ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, OPCl2 प्लस। अब देखिए, सोल्वोकटाइन प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसिड हो जाएगा। SbCl5 में करूंगे तो क्या बनेगा, SbCl6 नेगेटिव, तो क्या बचा अपना OPCl2 प्लस, अगेन सोल्वोकटाइन हुआ तो ये क्या होगा हमारा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए SnCl4, सेम वैसे करना अपने, SnCl5 नेगेटिव, सेम जैसे ऊपर किया, POCl2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एसिड। KCl में डालूंगी तो क्या बनेगा, K प्लस एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव निकला ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस, ओके। अब मैं देखिए इसमें डालूंगी तो क्या बनेगा, Et3N.OPCl2 प्लस यहाँ Cl नेगेटिव निकलेगा। अब देखिए Cl नेगेटिव निकला तो क्या होगा हमारा, सोल्वो अनाइन निकला तो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमको सारे सॉल्व करने। अब देखते हैं लास्ट बचा हुआ ये डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ठीक है। N2O4 का ऑटोनाइजेशन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, NO प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, NOCl में डालूंगी क्या बनेगा, NO प्लस Cl नेगेटिव निकला। अब देखिए से NO प्लस लिबरेट किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसिड,
ओके, AgNO3 में डालूंगी तो क्या बनेगा, Ag प्लस NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव प्रोड्यूस किया सॉल्वर 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ओके, इस तरह से हम सारे सॉल्वर सिस्टम का चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं सुपर एसिड। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल में लिखो तो क्या होता है, OH। ठीक है, इस तरह से होता है ना। अब देखिए अगर इसकी जगह मैं यहाँ फ्लोरीन लिख दूं, अब देखिए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिए दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से जल्दी से H+ आयन निकल जाएगा, H+ आयन निकल जाएगा। सेम इसमें भी निकलेगा बट इस केस में जल्दी निकलेगा, इसलिए हमारा जो H2SO4 है और HS3F है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए अगर सेम इसी केस में मैं ले आऊं लुईस एसिड। ठीक है, अब लुईस एसिड क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर अब वो यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से इसके ऊपर तो शॉर्टेज आ गई इलेक्ट्रॉन की, है ना। अब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा एंड ये अपना जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से H+ जल्दी लिबरेट करेगा। तो अब इस केस में HSO3F.SpF5 इस केस में जल्दी H+ निकलेगा, तो ये क्या होगा, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसको हम बोलते हैं सुपर एसिड और मैजिक एसिड भी बोलते हैं। सुपर एसिड या मैजिक एसिड। अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो तो कैसे लिखूंगी, HSO3F.SpF5, उसके बाद क्या आएगा अपना HSO3F, उसके बाद आएगा अपना H2SO4। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर एसिड या मैजिक एसिड। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है HSAB प्रिंसिपल। देखिए अब क्या होता है ना, कीटाइन होता है एक होता है हमारा एनाइन। ठीक है, अब देखिए कीटाइन में भी दो चीजें होती हैं, एक होगा हमारा हार्ड एसिड, एक होगा हमारा सॉफ्ट एसिड। सिमिलरली इसमें भी दो चीजें आएंगी, सॉफ्ट बेस और यहाँ हार्ड बेस। अब देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ कि हार्ड है सॉफ्ट है, इसको बताती हूँ। देखिए यहाँ आपके सामने मैंने चार्ट बना दी, कौन सा हार्ड एसिड है कौन सा सॉफ्ट एसिड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन से वैसे इजीली कर लोगे। ठीक है, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस का मैंने बना दिया आपके सामने। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बॉर्डर लाइन में रहते हैं, ना ही वो सॉफ्ट होते हैं ना ही वो हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल Fe+2, कोबाल्ट +2, निकल +2, जिंक +2, ये हमारे बॉर्डर लाइन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसके मैं इंटरेक्शन के बारे में बात करूं, पहले हार्ड के केस में बात करते हैं। अब देखिए हार्ड के केस में क्या होता है, एसिड के पास ना वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जो हार्ड एसिड होता है हमारे पास, हार्ड एसिड के पास होता है हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हार्ड बेस से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हार्ड बेस से करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको, है ना। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन। तो आपने क्या नोट किया कि जब भी हार्ड इंटरेक्शन होगी तो वहां आयनिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सॉफ्ट के केस में। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में ना पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट इंटरेक्शन। सो हार्ड के केस में आयनिक इंटरेक्शन होगी एंड सॉफ्ट केस में होगी हमारी कोवलेंट इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखिए आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, अब देखिए कैसे चेक करूंगी मैं। ठीक है, ओके, अब देखिए 1 सेकेंड। ओके, अब देखिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, 3CH3CO+ F-। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखूंगी, CH3CO+ I-।
ओके, अब देखिए जो CH3CO+ है ना, वो है हमारा यहाँ हार्ड एसिड। 1 सेकेंड, ये है हमारा हार्ड एसिड और ये यहाँ भी हार्ड एसिड है, ठीक है। अब देखिए F नेगेटिव I नेगेटिव, बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉफ्ट बेस और ये क्या हो जाएगा हमारा हार्ड बेस, ठीक है। अब आप देखिए इस केस में क्या इंटरेक्शन हो रही है, ये है हार्ड, ये भी क्या है हमारा हार्ड, और यहाँ क्या हो रही है हार्ड और ये है सॉफ्ट। तो अभी आपको मैंने बताया कि हार्ड इंटरेक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू हार्ड सॉफ्ट। तो ये इसकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहूँ तो कौन सा स्टेबल होगा हमारा? पहला वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है हार्ड इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगला चेक करिए आप, अगेन यहाँ क्या बनेगा Ag+ N2F नेगेटिव, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा Ag+ N2I नेगेटिव, ठीक है। अब चेक करिए Ag+ क्या है? सॉफ्ट एसिड है, यहाँ भी सॉफ्ट आ गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब F फ्लोराइड और आयोडाइड है, अगेन वही है, फ्लोराइड क्या होगा यहाँ सॉफ्ट, सॉरी हार्ड एसिड, सॉरी हार्ड बेस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉफ्ट बेस, ठीक है। अब देखिए ये क्या हमारा सॉफ्ट, यहाँ क्या है ये हार्ड, यहाँ क्या है सॉफ्ट, यहाँ क्या है सॉफ्ट। अब देखिए हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट इंटरेक्शन फेवरेबल, ऑब्वियस है सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट हार्ड, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हमारा फॉस्फोरस है, ठीक है, यहाँ BH3 और BF3 ने आके यहाँ लगना है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन क्या अपना है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज भी छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हार्ड बेस, और फॉस्फोरस क्या हो जाएगा हमारा सॉफ्ट बेस, ठीक है। एंड BH3 और BF3 केस में देखिए यहाँ फ्लोरीन लग गए हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा हार्ड एसिड, और उसके कंपेरेटिवली ये क्या हो जाएगा हमारा सॉफ्ट एसिड। अब देखिए सॉफ्ट लगेगा आके सॉफ्ट में यहाँ लगेगा, एंड हार्ड आके लगेगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो अगर मैं लगाना चाहूँ तो किस तरह लगेगा, यहाँ आके लग जाएगा अपना BF3 एंड यहाँ लग जाएगा BH3। इस तरह से हम इंटरेक्शन करवाते हैं। अब यहाँ क्या होगी सॉफ्ट इंटरेक्शन, यहाँ होगी हार्ड इंटरेक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सेकेंड है हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी द कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। अब देखिए एम्बिडेंट क्या लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट दोनों एटम प्रेजेंट होते हैं पर एक टाइम पे एक कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। एग्जांपल HCN नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन में अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, अगर मैं ले लूँ यहाँ कोबाल्ट +2 और यहाँ ले लूँ प्लेटिनम +2। अब देखिए इन दोनों में से सॉफ्ट कौन सा है, प्लेटिनम का साइज बड़ा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सॉफ्ट हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारा हार्ड एसिड और ये हो जाएगा सॉफ्ट एसिड। अब देखिए अब ये सॉफ्ट है, सल्फर क्या है नाइट्रोजन कंपेरेटिवली, ये क्या हो जाएगा सॉफ्ट और ये हो जाएगा हमारा हार्ड। अब यहाँ ये हार्ड एसिड है तो नाइट्रोजन आके बाइंड करेगा एंड इस केस में सल्फर आके बाइंड करेगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं हमारे, अगर मैं लिखूँ तो कैसे होगा, कोबाल्ट NCS4 2 नेगेटिव प्लेटिनम SCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगी हार्ड इंटरेक्शन, यहाँ होगी सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखिए आगे आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है। अब आप एक और चीज़ नोट करिए, मैक्सिमम डिपेंड करता है जैसे नेचर ऑफ लिगेंड भी क्या है। जैसे अब कोबाल्ट है यहाँ, ठीक है, कोबाल्ट आपको पता है क्या है यहाँ हार्ड है, ठीक है, यहाँ भी कोबाल्ट है हार्ड है, ठीक है। अब लिगेंड पे देखिए नाइट्रोजन लगा तो ये हो गया हमारा हार्ड, नाइट्रोजन लगा तो ये हो गया हमारा हार्ड। यहाँ देखिए नाइट्रोजन लगा है पर यहाँ क्या लग गया सल्फर, तो ये सॉफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ हमारे दोनों लिगेंड क्या है सेम नेचर के है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट लगा, कोबाल्ट बेशक, अब मैं देखिए लिगेंड का नेचर चेक करिए, ठीक है। अब क्या यहाँ लगा CN लगा है तो ये होता है हमारा सॉफ्ट, यहाँ अगेन सल्फर लगा तो ये भी हो गया सॉफ्ट, यहाँ
CN है तो ये सॉफ्ट है, यहाँ नाइट्रोजन आके लगा है तो ये हो गया हमारा हार्ड। अब देखिए नेचर ऑफ लिगेंड देखा जाए तो यहाँ तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, वहाँ सॉफ्ट हार्ड है, ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। अब लास्ट आता है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखिए आपका ना अगर प्रोडक्ट में सॉफ्ट इंटरेक्शन या हार्ड इंटरेक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन हमारा फिजिबिलिटी शो करेगा, मतलब आपका प्रोडक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें चेक करिए आप। अब देखिए लिथियम क्या अपना हार्ड है, आयोडीन सॉफ्ट है, ठीक है, सीजियम क्या आपका सॉफ्ट है, फ्लोराइड क्या आपका हार्ड है, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट में चेक करिए, लिथियम बना हार्ड है, फ्लोराइड लगे उसका तो ये भी हार्ड हो गया, सीजियम के साथ हार्ड एंड यहाँ आयोडीन, यहाँ सॉरी सॉफ्ट है, आयोडीन लगा सॉफ्ट है। अब प्रोडक्ट में देखिए आपकी हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन हुई, इसलिए रिएक्शन हमारा फिजिबल है। अगर इसका उल्टा लिखा होता ना तो देखिए अगर मैं ऐसे लिख देती तो अब देखिए प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सॉफ्ट हार्ड या हार्ड सॉफ्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक करना है, आपको कोई रिएक्शन आता है तो देखना है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये है सॉफ्ट, फ्लोराइड लगा ये हार्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा हार्ड, आयोडाइड लगा ये हो गया सॉफ्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में देखिए आपके मर्क्यूरी के साथ क्या लग गया सॉफ्ट, आयोडीन लग गया सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी, एंड यहाँ क्या हो गया हमारा हार्ड, फ्लोराइड लग के आ गया हार्ड। तो इस तरह से आप रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं एंड किस तरह की लिंकेज हो रही वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसी को अच्छे से रिवाइज करिए। अभी मैंने जितना करवाया आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, आपके लिए उतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।